अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक अफसाने लेकर, जिसका नाम है मुबारिस और इसकी मुसन्निफ़ा है मरियम फ़याज़। और अफसाना स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय के चलते हैं अफसाने की जानिब। कदीम रोम कोलोसियम। लोहे के दरवाजे की चिलचिलाहट ने खामोशी को चीर डाला। अंधेरे नम आलूते खाने में बंद दर्जनों गुलाम चौंक उठे थे। जंजीरों की हल्की हल्की आवाज़ें, जख्मी जिस्मों की कराहें और पसीने व खून की मिलीजुली बू फिजा में मौलिक थी। ये वो जगह थी जहाँ इंसान अपनी शनाख्त खो देते थे और सिर्फ एक नाम बाकी रह जाता था, ग्लेडिएटर्स। अर्ज खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था। उसकी कलाइयाँ मोटी जंजीरों में जकड़ी हुई थी, मगर उसकी आंखें आज़ाद थीं। उन आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि एक सवाल था कि जिंदगी सिर्फ इतनी ही है। ऊपर मैदान में तमाशाइयों का शोर बढ़ता जा रहा था। हजारों लोग जिनके लिए ये दिन जश्न का दिन था, और नीचे वो लोग जिनके लिए यही दिन मौत का पैगाम बन सकता था। आज तुम्हारी बारी है। दरोगा की भारी आवाज ने तहखाने में गूंज पैदा कर दी। उसने फहरिस्त पर नजर डाली और नाम पुकारा, आरिस। आरिस ने आहिस्ता से आंखें बंद की। यह उसकी 5वीं लड़ाई थी। पिछली 4 लड़ाइयां वो जीत चुका था, मगर हर जीत उससे कुछ न कुछ छीन ले जाती थी। कभी दोस्त, कभी उम्मीद, कभी नींद। 2 सिपाहियों ने आकर उसे बाजू से पकड़ा और जंजीरों को खोला, मगर ये आज़ादी नहीं थी, ये सिर्फ मौत तक पहुंचने का रास्ता था। रास्ते में वो दूसरे ग्लेडिएटर्स के पास से गुजरा। कोई जख्मी पड़ा था, कोई दीवार पर सिर टिकाए आखिरी सांसें ले रहा था। एक बूढ़ा ग्लेडिएटर, जिसके चेहरे पर बेशुमार जख्मों के निशान थे, आहिस्ता से बोला, अगर आज जिंदा बच गए तो याद रखना, जिंदगी का कर्ज और बढ़ जाएगा। आरिस ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था यहाँ हर सांस एक कर्ज ही तो थी, और आज़ादी सिर्फ एक गुना। दरवाज़ा खुला। रोशनी की तेज लहर ने आंखों को चंद लम्हे के लिए अंधा कर दिया। तमाशाइयों का शोर तूफान की तरह उमड़ आया था। हजारों आवाजें, एक ही ख्वाहिश, खून। आरिस मैदान में उतरा। रेत उसके पांव के नीचे चिरचिरा रही थी, जैसे वो भी जानती हो कि आज उसे फिर किसी की सुर्खी अपने अंदर जज्ब करनी है। सामने उसका हरीफ खड़ा था, एक ताकतवर, भारी जिस्म वाला ग्लेडिएटर, जिसके हाथ में तलवार थी और आंखों में वहशत। दूसरी तरफ नर्सरिया के कोने में सफेद लिबास में मलबूस एक लड़की ये मंजर देख रही थी। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी, मगर उसकी नजरें आरिस पर ठहर गईं। वो नहीं जानती थी कि क्यों, मगर इस गुलाम के चेहरे पर उसे एक अजीब सी उदासी दिखाई देती थी, ऐसी उदासी जो किसी कातिल की नहीं होती। ये लिविया थी। घंटी बजी और लड़ाई शुरू हो गई। लोहे की टक्कर, तलवारों की चमक और जिस्म की तेज हरकत, सब कुछ लम्हों में एक खौफनाक रक्स बन गया था। आरिस ने वार रोका, मुड़ा और खुद को बचाया। वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसकी नजर फिर उसी लड़की से मिली। तमाशाई चीख रहे थे, मगर उसकी आंखों में चीख नहीं थी। वो सवाल था जो आरिस बरसों से खुद से पूछता आया था, क्या हम वाकई जानवर हैं? आरिस ने आखिरी वार किया, और वो वार ऐसा था कि हरीफ जमीन पर गिर पड़ा। खामोशी छा गई, फिर शोर। अंगूठे का फैसला अभी बाकी था। आरिस खड़ा था, पसीने और खून में लथड़ा हुआ, मगर जिंदा। वो जानता था ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक तवील जंग का आगाज था। आज़ादी के लिए, जिंदगी के लिए, और शायद मोहब्बत के लिए। तमाशाइयों के शोर ने आसमान को चीर रखा था, मगर आरिस के कानों में अब सिर्फ एक गूंज बाकी थी, अपनी सांसों की। रेत पर गिरा हुआ हरीफ बेहरकत पड़ा था। उसका सीना उठना बंद हो चुका था। आरिस की तलवार अब भी उसके हाथ में थी, मगर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। वो कत्ल पर खुश नहीं था, वो सिर्फ जिंदा रहने पर शर्मिंदा था। बालाई नशिस्त पर बैठा मैदान का हाकिम मार्क्स आहिस्ता से आगे झुका। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ ताकतवरों को जेब देती थी, जिनके लिए इंसानी जान महज एक तमाशा थी। हजारों आंखें उसके हाथों की तरफ लगी थीं। फिर अंगूठा ऊपर उठ गया। शोर खुशी में बदल गया। जिंदा रखो, दोबारा लड़ाओ, ये कातिल है। आरिस ने आंखें बंद कर ली। जिंदगी मिल गई थी, मगर किस कीमत पर? सिपाही दौड़ आए। तलवार उसके हाथ से ले ली गई और उसे बाजू से पकड़कर वापस ले जाया गया। मैदान से बाहर जाते हुए उसकी नजर एक बार फिर नर्सरिया के कोने पर गई थी। वो लड़की लिविया अब भी वहीं खड़ी थी,
उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ कुछ और भी था। तरस, हैरत, या शायद एक ऐसा एहसास जिसका नाम वो खुद भी नहीं जानती थी। आरिस की नजरें चंद लम्हों के लिए उससे मिली, फिर दरवाजा बंद हो गया, अंधेरा वापस आ गया। तहखाने में वापसी पहले से ज्यादा भारी थी। जख्म जल रहे थे, जिस्म थक चुका था, मगर जहन जाग रहा था। तुमने अच्छी लड़ाई की लड़के। ये आवाज दारियुस की थी, बूढ़ा ग्लेडिएटर जिसके जिस्म पर पुराने जख्म नक्शों की तरह फैले हुए थे। वो बरसों से जिंदा था और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म था। अच्छी लड़ाई? आरज ने तलके से मुस्कुराकर कहा, मैंने एक इंसान को मारा है। दारियुस आहिस्ता से हंसा। यहाँ इंसान नहीं होते, सिर्फ जिस्म होते हैं। इंसानियत हमसे उसी दिन छीन ली गई थी जिस दिन हमें जंजीरों में जकड़ा गया था। आरिस खामोश हो गया, मगर उसके जहन में एक चेहरा उभर आया। वो लड़की कौन थी? आरिस ने बेसाख्ता पूछ लिया। दारियुस ने चौंक कर उसे देखा। कौन सी लड़की? सफेद लिबास में, नर्सरिया के पास। दारियुस की आंखों में संजीदगी उतर आई। उनसे दूर रहो आरिस, वो आज़ाद हैं और आज़ाद लोग गुलामों के ख्वाबों के लिए खतरनाक होते हैं। आरिस ने सर झुका लिया, मगर दिल ने इनकार कर दिया। उसी रात जब तहखाने में खामोशी छा गई, दरवाजा आहिस्ता से खुला। आरिस चौंक गया। एक नाजुक सी परछाई अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में चिराग था। रोशनी ने चेहरा रोशन किया। वही आंखें, वही चेहरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरिस की आवाज मध्यम थी। लिविया ने घबरा कर पीछे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं जख्म देखने आई हूँ, शायद तुम्हें। खामोशी फैल गई। एक गुलाम और एक आजाद लड़की, दो मुख्तलिफ दुनियाएं एक लम्हे में आमने सामने थी। तुम जानती हो अगर किसी ने देख लिया तो? आरिस ने बात अधूरी छोड़ दी। लिविया ने नजरें झुका ली। मैं जानती हूँ, मगर आज मैदान में जब सब खून मांग रहे थे, तुम्हारी आंखों में मुझे जिंदगी की उम्मीद दिखाई दी। आरिस ने पहली बार महसूस किया, उसके जख्मों से ज्यादा उसके दिल को किसी ने देखा है। ये मुलाकात मुख्तसर थी, मगर खतरनाक थी। मगर यही वो लम्हा था जहाँ से आज़ादी की लड़ाई ने दिल की जंग का रूप ले लिया था। रात का पहर गहरा हो चुका था। तहखाने में मौजूद चिरागों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी थी, मगर आरिस के आंखों से नींद कोसों दूर थी। जिस्म थका हुआ था, जख्म अभी ताज़ा थे, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी थी। ऐसी बेचैनी जो दर्द से नहीं, एहसास से जन्म लेती है। लिविया, उसका नाम आरिस ने पहली बार दिल ही दिल में दोहराया था, तो यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने सदियों से बंद किसी दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। दरवाजा आहिस्ता से खुला। आरिस चौंका नहीं, शायद उसका दिल पहले ही जानता था कि कौन आने वाला है। लिविया अंदर दाखिल हुई। इस बार उसके हाथ में दवा और कपड़ों की पट्टियां थीं। उसके कदम मोहतात थे, जैसे हर आहट मौत को दावत दे सकती हो। तुम्हें तकलीफ हो रही है? उसने आहिस्ता से पूछा। आरिस ने नफी में सर हिलाया, हालांकि उसके कंधे पर गहरा जख्म चल रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जगह तुम जैसी आज़ाद रूह के लिए नहीं है। लिविया ने पहली बार उसकी तरफ पूरी तरह देखा। आज़ादी? वह तल्खी से मुस्कुराई। अगर आज़ादी का मतलब सिर्फ ये है कि मैं महफूज रहूंगी और तुम जैसे लोग मरते रहेंगे, तो ऐसी आज़ादी मुझे कबूल नहीं। आरिस खामोश हो गया। लिविया ने पट्टियां खोली और जख्म साफ करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर नीयत मजबूत थी। हर लम्स में खौफ भी था और हमदर्दी भी। तुम्हारा असल नाम क्या है? उसने सवाल किया। आरिस, वो बोला। और तुम्हारा? लिविया। दो नाम, दो जिंदगियां, दो दुनियाएं। कुछ लम्हों तक सिर्फ खामोशी रही, फिर आरिस ने आहिस्ता से कहा, तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? मैं एक कातिल हूँ। लिविया के हाथ रुक गए। नहीं, तुम एक मजबूर इंसान हो। कातिल वो होते हैं जो अंगूठे के एक इशारे से जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। ये अल्फाज आरिस के दिल में तीर की तरह पेवस्त हुए थे। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसके वजूद को जुर्म नहीं, मजबूरी समझा है। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। लड़ाइयां जारी रहीं, खून बहता रहा, तमाशाई हंसते रहे, मगर उन सब के बीच अंधेरे तहखाने में दो जिंदगियां खामोशी से एक दूसरे के करीब आ रही थीं। लिविया हर चंद रात बाद आती, कभी जख्म देखने, कभी सिर्फ खामोश बैठने, और कभी आरिस की बातें सुनने। आरिस उसे अपनी माँ के बारे में बताता जो गुलामी में मर गई थी, अपने गांव के बारे में जो कभी उसका घर था, और इस ख्वाब के बारे में जिसका नाम आज़ादी था। लिविया सुनती रही, बगैर टोके, बगैर फैसले के। एक रात उसने पूछा,
अगर तुम आज़ाद हो जाओ तो क्या करोगे? आरिस ने देर तक सोचा। मैं जीना चाहूँगा। फिर बोला, सिर्फ सांस लेना नहीं, जीना। लिविया की आंखों में नमी उतर आई। काश मैं तुम्हें ये जिंदगी दे सकती। आरिस ने पहली बार मुस्कुराकर कहा। तुमने दे दी है इन लम्हों में। ये मोहब्बत का ऐलान नहीं था, मगर ये उससे कहीं ज्यादा था। मगर हर रोशनी के साथ एक साया भी चलता है। एक रात दारियुस ने आरिस को तन्हा पाकर सख्त लहजे में कहा, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हें मार डालेगा। यह मोहब्बत सबसे बड़ी कमजोरी है। आरिस ने नजरें चुरा ली। शायद, मगर पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। दारियुस ने गहरा सांस लिया। याद रखना लड़के, ये दुनिया जिंदा लोगों को नहीं, ताकतवर लोगों को बर्दाश्त करती है। आरिस जानता था ये खामोश मुलाकातें हमेशा नहीं चल सकती, मगर कुछ ख्वाब इतने हसीन होते हैं कि इंसान जानबूझकर उनके टूटने का खतरा मोल ले लेता है। और आरिस भी यही कर रहा था। लिविया उस रात देर तक सो न सकी। संगमरमर के बिस्तर, रेशमी पर्दे, खुशबूदार चिराग, सब कुछ मौजूद था, मगर दिल में अजीब सी घुटन थी। उसने करवट बदली तो खिड़की से कोलोसियम की बुलंद सतून नजर आए। वही सतून जिनके साय तले हर रोज इंसानों को तमाशा बना दिया जाता था। वो जानती थी कि वो कौन है। लिविया रोम के मोजिस सेनेटर काइसिस वेलेरियन की बेटी थी। एक ताकतवर खानदान जिसके एक जम्बिस पर कौनिन बदल जाते थे। उसकी शनाख्त, उसका लिबास, उसकी तालीम सब कुछ तयशुदा था, और इसीलिए उसकी जिंदगी भी, और उसकी मुखालिफ मौत। उसे बचपन से सिखाया गया था कि ग्लेडिएटर इंसान नहीं होते, वो दरिंदे हैं, गुलाम हैं, खेल है। मगर उस दिन मैदान में जब आरएस की आंखों ने मौत के सामने भी जिंदगी की इल्तिजा की थी, वो सारी तालीम टूट गई थी। मैं आज़ाद हूँ, लिविया ने खुद से कहा। मगर क्या वाकई? उसकी आज़ादी सिर्फ दीवारों के अंदर थी। उसे हंसना आता था, मगर चीखने की इजाज़त नहीं थी। उसे सवाल सिखाए गए थे, मगर जवाब मांगने का हक नहीं था। और आरिस, वो जंजीरों में जकड़ा था, मगर उसकी आंखें सच बोलती थीं। अगले दिन रिविया हस्बे मामूल कोलोसियम पहुंची। वो सरकारी तौर पर मैदान की निगरानी तबई मुआविन थी। यही उसकी वहां मौजूदगी का जवाब था। उस ओहदे ने उसे जख्मी ग्लेडिएटर तक रसाई दी थी, मगर उसके दिल में एक जंग जारी थी। मार्क्स की नजर उस पर पड़ी। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हो लिविया। उसकी आवाज में शक था। लिविया ने खुद को संभाला। मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। जख्मी अगर मर जाए तो ये खेल तमाशा खत्म हो जाएगा। मार्कस मुस्कुराया। दुरुस्त, मगर याद रखो, हमदर्दी यहाँ खतरनाक चीज है। लिविया ने सर झुका लिया, मगर दिल में एक अहद बन चुका था। उसी रात वो फिर तहखाने में आई। आरिस दीवार से टेक लगाए हुए बैठा था। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में वही सवाल। तुम कौन हो लिविया? उसने पहली बार संजीदगी से पूछा। लिविया चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं सेनेटर की बेटी हूँ, इस निजाम का हिस्सा जो तुम्हें गुलाम बनाता है। आरिस चौंक गया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? उसकी आवाज में दर्द भी था और हैरत भी। लिविया ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं इसी निजाम में सांस ले रही हूँ जिसमें तुम घुट रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी जंजीरें नजर नहीं आती। आरिस ने पहली बार उसकी तकलीफ को महसूस किया था। तुम चाहो तो मुझे भूल सकती हो, वो बोला। मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ। लिविया की आंखों में आंसू आ गए। और तुम मुझे याद दिलाते हो कि मैं अब तक जिंदा हूँ, मगर आज़ाद नहीं। ये मोहब्बत नहीं, ये बगावत थी। दो मुख्तलिफ कैदी, एक लोहे की, एक सुनहरी, और दोनों आज़ादी का मतलब समझने लगे थे। मगर किस्मत खामोश नहीं रहती। दूर साए में किसी ने उन दोनों को देख लिया था, और खेल अब बदलने वाला था। कुछ नजरें तलवार से ज्यादा तेज होती हैं। लिविया को ये एहसास पहली बार उस दिन हुआ था जब वो कोलोसियम के राहदारियों से गुजर रही थी। कदम वही थे, चेहरे वही पुरसकून, मगर फिजा बदली हुई थी। दीवारों पर लगे मिसालों की रोशनी अब अजनबी लग रही थी, जैसे हर साया उस पर नजरें रखे हुए हो। मार्कस का शक अब खामोश ना था। वह बाला निशित पर खड़ा मैदान का जायजा ले रहा था, मगर उसकी निगाह बार बार नीचे नर्सरिया की सिमत जाती, जहाँ लिविया जख्मी ग्लेडिएटरों के नाम दर्ज कर रही थी। उसके कलम की रफ्तार मामूल से तेज थी, जैसे वो अपने दिल की धड़कन को कागज पर कैद करना चाहती हो। सेनेटर की बेटी होकर भी तुम यहाँ खुद को क्यों थकाती हो? मार्कस की आवाज अचानक उसके करीब गूंजी। लिविया ने चौंक कर सर उठाया। क्योंकि अगर मैं ना आऊं तो ये लोग ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, और मुर्दा ग्लेडिएटर तमाशा नहीं दे सकते। ये जवाब दुरुस्त था,
मगर काफी नहीं, मार्कस ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे उम्मीद है तुम्हें याद है कि हमदर्दी और गद्दारी के बीच फासला बहुत कम होता है, और गद्दारी का खामियाजा सिर्फ मौत है। लिविया ने नजरें झुका ली, मगर दिल में एक लर्जिश दौड़ गई। उसे रोज शाम को तहखाने में एक गैर मामूली हलचल थी। आरिस को अचानक अलग कर दिया गया। सिपाहियों ने उसे एक तंग राहदारी से गुजारकर एक कमरे में धकेल दिया। ये वो जगह नहीं थी जहाँ ग्लेडिएटर बुलाए जाते थे। यहाँ खामोशी थी, और खामोशी हमेशा खतरनाक होती है। कमरे में एक शख्स पहले से मौजूद था, दारियुस, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक नकाबपोश आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में जल्दी थी। बैठो आरिस, दारियुस ने कहा। आरिस ने बैठते हुए इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। ये क्या है, कोई नई सजा? नकाबपोश शख्स आगे बढ़ा। नहीं, एक मौका। आरिस ने तल्खी से हंसा। हम जैसे गुलामों को मौका नहीं, सिर्फ वक्त दिया जाता है मरने तक का। उस शख्स ने धीमी आवाज में कहा। हर मैदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमाशा से तंग आ जाते हैं। कुछ सैनिटरों, कुछ सिपाहियों और कुछ गुलामों को मिलाकर एक खामोश दायरा बन चुका है। दारियुस ने बात मुकम्मल की। बगावत। ये लफ्ज सुनकर आरिस के दिल की धड़कन रुक सी गई। हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मैदान में जिंदा रह सके और लोगों को साथ ले सके। नकाबपोश बोला। तुम वो शख्स बन सकते हो। आरिस खामोश रहा। उसके जहन में आज़ादी का ख्वाब उभरा, मगर साथ ही एक चेहरा भी, लिविया का। इसकी कीमत क्या होगी? उसने आहिस्ता से पूछा। नकाबपोश ने सीधा जवाब दिया, सब कुछ। उसी रात लिविया तहखाने में आई तो आरिस गैर मामूली तौर पर खामोश था। क्या हुआ है? उसने फिक्रमंदी से पूछा। आरिस ने नजरें उठाकर उसे देखा। अगर मैं कहूं कि आज़ादी करीब है तो क्या तुम खुश होंगी? लिविया का चेहरा सर्द पड़ गया था। आज़ादी यहाँ कभी अकेली नहीं आती आरिस, वो खून मांगती है। और गुलामों के पास खून के सिवा है ही क्या? वो बोला। लिविया ने कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये जुमला पहली बार साफ लफ्जों में कहा गया था। आरिस ने गहरी सांस ली। और मैं पहली बार जीना चाहता हूँ। खामोशी उन दोनों के दरमियान खड़ी हो गई, एक ऐसी खामोशी जिसमें आने वाली जुदाई की आहट थी। बाहर साए हरकत में आ चुके थे। मार्कस के आदमी सवाल पूछने लगे थे, और किस्मत ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया था। मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं रही थी, वो खतरा बन चुकी थी। कभी कभी मौत शोर से नहीं आती, वो आहिस्ता कदम रखती है और सब कुछ बदल देती है। लिविया को उस दिन कोलोसियम बुलाया गया। हालांकि कोई लड़ाई तय नहीं थी, ये गैर मामूली बात थी। उसके दिल में अनजाना सा खदशा अंगड़ाई लेने लगा, मगर उसने खुद को समझाया कि शायद ये वहम हो। वो सफेद लिबास में मलबूस सर झुकाए राहदारियों से गुजरती हुई बाला कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था। अंदर आओ, मार्कस की आवाज आई। लिविया ने दरवाजा खोला। कमरे में मार्कस के अलावा दो सिपाही भी मौजूद थे। फिजा में सर्द मेहरी थी। तुम जानती हो तुम्हें क्यों बुलाया गया है? मार्कस ने पूछा। लिविया ने सीधा जवाब दिया, नहीं। मार्कस ने मेज पर रखा कागज उसकी तरफ सरका दिया। ये तुम्हारे रात के दौरों की फहरिस्त है। तहखाना, गुलाम, खास तौर पर आरिस। लिविया के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसकी आवाज साबित रही। मैं एक तबई मुआवन हूँ। जख्मी देखना मेरा फर्ज है। मार्कस मुस्कुराया। फर्ज या मोहब्बत? खामोशी छा गई। तुमने एक गुलाम को इंसान समझने की गलती की है लिविया। मार्कस की आवाज सख्त हो गई। और रोम में ये सबसे खतरनाक जुर्म है। लिविया ने आहिस्ता से कहा, अगर इंसानियत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। ये अल्फाज उसके लिए फैसला कुन साबित हुए। मार्कस ने सिपाहियों को इशारा किया, इसे ले जाओ। उसी वक्त नीचे तहखाने में आरिस का दिल बेवजह कांप उठा। कुछ गलत हो रहा है, वो खुद से बोला। उसने सिपाही से पूछा, मगर जवाब में सिर्फ तंज या हंसी मिली। आज तुम्हारी लड़ाई नहीं मुबारिस, आज कोई और तमाशा है। आरिस के दिल में खौफ ने पंजे गाड़ दिए। शाम को कोलोसियम दोबारा भरा हुआ था, मगर इस बार मैदान में कोई ग्लेडिएटर नहीं लाया गया था। लोग हैरान थे। फिर ऐलान हुआ, रोम की सलामती के लिए गद्दारी की सजा सुनाई जाती है। आरिस को जबरदस्ती ऊपर लाया गया। उसकी आंखें रेत पर जमी थीं, और फिर वो लरस गया। लिविया, वो जंजीरों में जकड़ी मगर सर बुलंद खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ अफसोस था, शायद इस बात का कि वो ज्यादा देर तक साथ न दे सकी। आरिस चीख उठा, नहीं, ये मत करो।
तमाशाइयों को असल कहानी नहीं मालूम थी, उनके लिए यह भी एक खेल था। मार्कस की आवाज गूंजी। ये औरत एक गुलाम के लिए हमदर्दी रखती थी। रोम इस कमजोरी की इजाजत नहीं देता। आरिस ने जंजीरें तोड़ने की कोशिश की। ये मेरी सजा है, इसे छोड़ दो। लिविया ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी नजरें आरिस से मिली। वो मुस्कुराई, सिर्फ एक लम्हे के लिए। फिर तलवार चमकी और चिराग बुझ गया। खामोशी, फिर शोर। आरिस की चीख कोलोसियम की दीवारों से टकराकर लौट आई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर दिल में आग भड़क उठी। दारियुस ने उसके कान में कहा, अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचा लड़के। आरिस की आंखों से आंसू नहीं बहे, वो जल चुके थे। अब आजादी ख्वाब नहीं रहेगी, उसने धीमे मगर मजबूत आवाज में कहा। अब ये बदला होगी। उस दिन एक मोहब्बत मरी थी और एक बगावत ने जन्म लिया था। लिविया की मौत के बाद तहखाना कब्रिस्तान बन चुका था। कोई रो नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज भी जुर्म लग रही थी। आरिस दीवार के साथ बैठा था। उसकी आंखें खुश्क थी, मगर अंदर कुछ टूटकर तेज हो चुका था। यह गम नहीं था, यह फैसला था। दारियुस आहिस्ता से उसके पास आया। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा लड़के। आरिस ने सर उठाया। पीछे हटने के लिए कुछ था भी नहीं। दारियुस ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, आज रात पहला पहर गुजरने के बाद जब मुहाफिज बदलेंगे। आरिस समझ गया, यह कोई ख्वाब नहीं था, यह मंसूबा था। रात गहरी हुई, ऊपर शहर सो रहा था, मगर नीचे गुलाम जाग रहे थे। हर आंख में एक ही सवाल था, आजादी या मौत। दारियुस ने मट्टी में लकीर खींची। ये राहदारी असला खाने तक जाती है। दो मुहाफिज, अगर खामोशी से ना हुए तो सब मर जाएंगे। एक नौजवान गुलाम बोला, और अगर हम मर गए? आरिस ने पहली बार सबकी तरफ देखा। तो कम से कम गुलाम नहीं मरेंगे। किसी ने जवाब न दिया। सब तैयार हो गए। जब पहला पहर बदला, आसमान पर बादल छा गए। दारियुस ने केल निकाली जो बरसों से दीवार में छुपाया गया था। जंजीरों पर जरब लगी, एक बार, दो बार। छनाक आरिस की कलाई आजाद हो गई। एक एक करके जंजीरें खुलती गई। ये आजादी नहीं थी, ये उनका पहला कदम था। राहदारी में निकले नंगे पांव, जख्मी जिस्म, मगर आंखों में आग। दो मुहाफिज आगे खड़े थे। आरिस ने इशारा किया। पहला गुलाम पीछे से लपका, दूसरे ने चिराग गिराया। दारियुस ने मुहाफिज का मुंह बंद किया और उसकी गर्दन मोड़ दी। आवाज तक न निकली। दूसरा मुहाफिज तलवार खींचने ही वाला था कि आरिस उस पर टूट पड़ा। ये मैदान की लड़ाई नहीं थी, ये बका की जंग थी। दांत, घूंसे, खून। आखिर मुहाफिज गिर पड़ा। आरिस ने तलवार उठाई। ये पहली तलवार थी जो उसने आज़ादी के लिए थामी थी। असला खाने के दरवाजे खुले। किसी ने रोना शुरू कर दिया, किसी ने तलवार को सीने से लगा लिया। खामोश, दारियुस फुसला कर बोला, अभी जंग बाकी है। जैसे ही वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचे, खतरे की घंटी बज उठी। बगावत पकड़ी जा चुकी थी। सिपाही दौड़ते आए थे। मिसालें जल उठी थी, चीखें गूंज उठी थी। गुलाम भाग रहे हैं। आरिस आगे बढ़ा। मेरे पीछे। पहले टक्कर हुई, लोहे का लोहे से तसादम, जख्म पर जख्म। एक गुलाम गिरा और मारा गया। दूसरा चीखा मगर रुका नहीं। आरिस ने सिपाहियों पर वार किया। खून छिटा था। उसने पलटकर दूसरे को रोका। यह खूबसूरत जंग नहीं थी, ये बदसूरत, बेरहम और सच्ची थी। दरवाजा करीब था, आसमान दिखाई दे रहा था। एक आखिरी रुकावट थी, मार्कस का दस्ता। दारियुस जख्मी हो चुका था। उसने आरिस की तरफ देखा। जाओ, रुको मत। नहीं। आरिस की आवाज टूट गई। आजादी किसी एक की नहीं होती। दारियुस चीखा, दौड़ो। दारियुस पलटकर सिपाहियों पर टूट पड़ा। आरिस ने आखिरी बार मुड़कर देखा और फिर दरवाजा पार कर लिया। बाहर रात की हवा थी, खुली हवा। आजादी की पहली सांस। पीछे कोलोसियम जल रहा था। आग, खून और चीखों के दरमियान एक हकीकत जन्म ले चुकी थी। गुलाम भाग नहीं रहे थे, वो आजाद हो रहे थे। और आरिस जानता था, इख्तिताम नहीं, जंग का आगाज थी। कोलोसियम के बाहर रात के अंधेरे में अब सिर्फ आरिस और चंद बाकी बचे हुए गुलाम थे। पिछले कुछ लम्हों की लड़ाई ने जमीन पर खून के समंदर बिछा दिए थे और हवा में धुआं और खाक की बू घुली हुई थी। दारियुस, जो इस जंग का सबसे तजुर्बाकार ग्लेडिएटर था, आखिरी लम्हे में मार्कस के दस्ते के बीच टूट पड़ा। उसने खून के सामने एक ऐसा रास्ता बनाया कि बाकी सब फरार हो सकें। आरिस ने अपने दिल पर हाथ रखा। दारियुस की आंखें अब भी जिंदा थी, मगर जिस्म कमजोर हो चुका था। मैंने वादा किया था,
आज़ादी के लिए लड़ूंगा। लड़के तुम जाओ। दारियुस ने धीमी मुस्कुराहट दी। ये लड़ाई तुम्हारी होगी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लोगों के लिए। आरिस ने सर झुकाया, आंखों में आंसू और दिल में आग। तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी उस्ताद। शहर की तरफ बढ़ते हुए गुलाम और साबिक ग्लेडिएटर एक साथ चल रहे थे। हर कदम के साथ उनकी तादाद बढ़ रही थी। लोग जाग रहे थे, मुहाफिज हिचकिचाहट में थे। अब ये सिर्फ एक फरार नहीं बल्कि एक इनकलाब की शुरुआत थी। आरिस ने बुलंद आवाज में कहा, सुन लो रोम, हम गुलाम नहीं इंसान हैं। हम जिंदा रहने और जीने के हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें जंजीरों में नहीं रख सकते और ना हमें खौफ में डाल सकते हैं। आज़ादी हमारी है और ये हम लेकर रहेंगे। मार्कस के लोग भागे, शोर मचा, मगर शहर की गलियों में आवाम ने खामोशी से गुलामों का साथ देना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे एहतजाज, छोटे छोटे हथियार, छोटी छोटी लड़ाइयाँ थीं, लेकिन एक दिन ये सब रोम के निज़ाम को हिला देंगी। आरिस एक पल के लिए रुका। रात की हवा उसके चेहरे से टकराई और उसने दूर तक देखा। कोलोसियम का साया, वो जगह जहाँ मोहब्बत खत्म हुई, जहाँ दोस्त कुर्बान हुए और जहाँ आज़ादी का आगाज हुआ। लिविया की याद उसके दिल में जिंदा थी। उसकी कुर्बानी सिर्फ दर्द नहीं, तहरीक थी। आरिस ने मुस्कुराकर कहा, तुमने ये ख्वाब हमें दिया और मैं इसे हकीकत में बदलूंगा। सुबह हो चुकी थी, शहर जाग रहा था, मगर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोग जान गए थे कि गुलाम सिर्फ जंजीरों में नहीं जकड़े जाते, वो दिल, हौसले, कुर्बानी में भी जकड़े जा सकते हैं। आरिस ने तलवार नहीं थामी बल्कि उम्मीद पकड़ ली। ये सिर्फ एक आगाज था, एक जंग जो मोहब्बत, कुर्बानी, खून और आज़ादी से लिखी गई थी। और इस जंग में वो अब लीडर था, न सिर्फ जिंदा रहने के लिए बल्कि सबकी आज़ादी के लिए। ये कह रही है इशारों में गर्दिश कर दो कि जल्द हम कोई सख्त इनकलाब देखेंगे। निज़ाम चरख में देखेंगे एक तागीर खास, सकून देहर में एक इस्तराब देखेंगे। खुदा ने चाहा तो अब जल्द ही वतन वाले वतन में अपना मिशन कामयाब देखेंगे। दुआएं की हैं जो अहले वतन ने रो रो कर, यकीन है जल्द उन्हें मजसात देखेंगे। जमाना आने ही वाला है जब हम ए जालिम, तुझे भी ख्वार तुझे भी खराब देखेंगे। बहुत ही जल्द तेरे सर पर भी खुदा की कसम, खुदा का कहर, खुदा का आताब देखेंगे। तुझे भी देखेंगे मजबूर फाका व अफलास, तुझे भी कैद गम व इस्तराब देखेंगे। तुझे भी अपनी तरह जल्द ही बफजल खुदा, असीरे सिलसिला पेचो ताब देखेंगे। तुझे भी अपनी तरह पायबंद नाला व आ, यूं ही मजाल तबाह व खराब देखेंगे। रवा दवा तुझे हिंदुस्तान से सोए अदम, बेकल्बजार व बेचश्म पर आप देखेंगे। ये देखना है जो कुछ हमको उसमें देर नहीं, बहुत ही जल्द बहुत ही शताब देखेंगे। इंसानी जिंदगी में गुलामी सिर्फ लोहे की जंजीरों, कैद खानों या जिस्मानी पाबंदियों तक महदूद नहीं होती। ये एक वसी और गहरा तस्वुर है जो अक्सर नजर न आने वाले पिंजरे में छुपा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके जिस्म आज़ाद हैं तो वो आज़ाद हैं, मगर हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ और पेचीदा है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने ख्यालात, अपने फैसलों और अपनी ख्वाहिशात पर लगे हुए किसी ऐसे लिबादे पहने हुए होते हैं जो हमें इस हकीकत से दूर कर देते हैं कि हम अंदर से किस कदर कैद में हैं। माशरती दबाव, रस्म रिवाज की पाबंदियाँ, दूसरों की तवक्कुआत या यहाँ तक कि अपनी ज़ात के खौफ और हिचकिचाहटें, ये सब वो जंजीरें हैं जो हमारे इरादे और सोच को जकड़ती हैं। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को एक मुकर्ररा रास्ते पर चलने के लिए महदूद कर देते हैं, ये यकीन रखते हुए कि यही हमारी तकदीर है, और इसी में सुकून तलाश करने लगते हैं। इसी गुलामी की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये ना दिखाई देती है और ना महसूस होती है। लोहे या रेत की जंजीरों के बरक्स ये अंदरूनी कैद खामोशी के साथ हमारे दिल व दिमाग पर छा जाती हैं। इंसान के जज्बात, ख्वाहिशात और तख्लीकी सलाहियतें इसी गैरमरई कैद में दब जाती हैं। एक शख्स जिसे लगता है कि वो आज़ाद है, दर हकीकत अक्सर वही फैसले करता है जो माशरा, खानदान या दोस्तों के तवक्कुआत से मुतय्यन हैं। उसके अंदर मौजूदा शोले कभी कभी दब जाता है, कभी रोशनी दिखाने की कोशिश करता है, मगर हम अक्सर उसे संभालने या इशार करने की हिम्मत नहीं करते। ये अंदरूनी गुलामी हमें कभी महसूस नहीं होने देती कि हमारी ज़िंदगी के फैसले हमारे अपने हैं। हम अक्सर दूसरों के फैसलों के मुताबिक चलते हैं और इस अमल में अपने खुद ही खो देते हैं। ये बात समझना ज़रूरी है कि आज़ादी के हसूल के लिए लाजमी नहीं कि हम कोई बड़ी कुर्बानी दें या किसी बड़ी लड़ाई में अपने जिस्म और जान को खतरे में डालें। आज़ादी सिर्फ इस बात का नाम नहीं है
कि हम जिस्मानी तौर पर पाबंदियों से आज़ाद हों। हकीकी आज़ादी वो लम्हा है जब हम अपने शौर को पहचानते हैं, अपने खौफ और हिचकिचाहटों पर काबू पाते हैं और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने की ज़रूरत दिखाते हैं। जब इंसान अपने अंदरूनी कैद से आज़ाद होता है तो यह आज़ादी इतनी ताकतवर होती है कि इसकी हर छोटी छोटी हरकत में ज़िंदगी की खुशबू महसूस होने लगती है। ये आज़ादी किसी बैरूनी दुनिया के तोहफे या किसी दुश्मन के जख्म के नतीजे में हासिल नहीं होती, बल्कि ये हमारे अपने इरादे, शऊर और हौसले का नतीजा होती है। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि खुशी, सुकून या जिंदगी का असल लुत्फ सिर्फ बैरूनी आज़ादी या दौलत, ताकत और इज्जत के साथ आता है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान जब तक अपनी सोच और दिल में कैद है, वो चाहे जिस दुनिया में भी रहता हो, वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो सकता। ये अंदरूनी गुलामी हमें वो सब कुछ सिखाती है जो हम नहीं जानते कि हमें चाहिए। खुद एतमादी, अपने एहसासात को पहचानना और अपनी सोच को जकड़ने वाली जंजीरों को तोड़ना। ये एक लंबी और सब्र तलब जद्दोजहद है, मगर हर लम्हा, हर छोटा फैसला हमें इस आज़ादी के करीब ले जाता है, जिसका हकीकी मज़ा जिस्मानी आज़ादी से कहीं ज़्यादा गहरा और पायदार होता है। ये भी हकीकत है कि आज़ादी का हसूल हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर लोग खुद ही अपने खौफ और आदतों की जंजीरों में फंस जाते हैं और ये जंजीरें इतनी मजबूत होती हैं कि इन्हें तोड़ना तकरीबन नामुमकिन लगता है। मगर एक लम्हा आता है जब इंसान की हिम्मत बढ़ती है, जब वो अपनी सोच के कैद खानों में मौजूद दरवाजे को पहचानता है और उनमें से एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। यही लम्हा सबसे अहम होता है, क्योंकि इसी लम्हे में इंसान की अंदरूनी आज़ादी का आगाज़ होता है। इस आज़ादी के बाद जिंदगी के रंग बदल जाते हैं, मामूली बातें भी निखर कर सामने आती हैं और हर छोटी कामयाबी की खुशी इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि इसका मुआवजा दुनिया के किसी भी बड़ी कामयाबी से नहीं किया जा सकता। अंदरूनी आज़ादी की एक और अहम पहलू यह है कि ये इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का शऊर देती है। जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि हर फैसला, हर अमल, हर ख्याल हमारी ज़िंदगी के तश्कील में हिस्सा रखता है। हम दूसरों के दबाव या तवक्कुआत की गुलामी में नहीं होते, बल्कि अपने इखलाकी और फिक्री बुनियादों पर फैसले करते हैं। यही शऊर हमें मजबूत बनाता है, हमें ज़िंदगी के नशीब व फराज का मुकाबला करने के काबिल बनाता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा हर अमल मायने रखता है और हर लम्हा हमारे अपने इंतखाब से भरा हुआ है। ये कहना गलत ना होगा कि आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक शऊर और तर्ज अमल है। ये शऊर हमें दिखाता है कि हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम पहलू हमारे अंदर हैं और अगर हम अपने अंदरूनी खौफ और पाबंदियों को तोड़ने की हिम्मत रखें तो हम किसी भी बैरूनी कैद या पाबंदी के बगैर जीने के काबिल हो जाते हैं। आज़ादी एक मुस्तकिल मकाम नहीं, बल्कि मुसलसल जद्दोजहद और शौर का नतीजा है। हर लम्हे जब हम अपने दिल व दिमाग के कैद खाने से एक कदम बाहर निकलते हैं, हम हकीकी ज़िंदगी की खुशबू महसूस करते हैं और ये खुशबू हमें सिखाती है कि ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि जीने, सोचने और अपने इंतखाब करने का नाम है। इंसान की ज़िंदगी में ये शौर इतना ताकतवर है कि उसे किसी भी बैरूनी मजलूम या गुलाम के साथ मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक इनफरादी और दाखिली सफ़र है जिसमें इंसान अपने आप को पहचानता है, अपनी गलतियों का सामना करता है और अपने इरादे की ताकत से अपनी ज़िंदगी को नई सिमत देता है। यही अंदरूनी आज़ादी हमें ज़िंदगी की हकीकी कीमत सिखाती है, हमें दिखाती है कि आज़ादी सिर्फ किसी जंग, कुर्बानी या हथियार की ताकत से नहीं आती, बल्कि हमारे अपनी सोच, एहसासात और इंतखाब की ज़रूरत से आती है। आखिर में इंसान की सबसे बड़ी गुलामी उसकी अपनी सोच की कैद है और सबसे बड़ी आज़ादी भी उसी सोच के आज़ाद होने में छुपी है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता कि हम कैसे सोचें, कैसे महसूस करें या कैसे जिएं, तो हम वाकई आज़ाद हैं। और ये आज़ादी जो अंदर से पैदा होती है, किसी भी जिस्मानी कैद, समाजी पाबंदी या खौफ के मुकाबले में हमेशा मजबूत और पायदार रहती है। जी, तो यहाँ होता है ये अफ़साना कंप्लीट और राइटर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि वाकई हम सब कहीं ना कहीं ऐसी कैद में होते हैं और ज़्यादातर मतलब काफ़ी हद तक सभी लोग हैं जो ऐसी कैद में हैं। खुद के बारे में ना सोचकर दुनिया के बारे में सोचते हैं कि दुनिया का क्या ही या फिर दुनिया का खौफ करते हैं। तो हाँ, ये कैद ही है एक तरीके से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जो मन चाहे वो काम करते हैं, चाहे वो गलत हो, सही हो, बेहयाई करके कहते हों कि हम आज़ाद हैं, जो चाहे वो करें। तो उसे भी आज़ादी अब कहें तो ये भी तो कुछ सही नहीं है। तो आज़ादी से जियो, अपने फैसले खुद करो, लेकिन
اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کی تم بے عزتی کرو اور برے کام کرو، تو ہاں اچھے کام کر کر بھی آزادی سے جیا جا سکتا ہے۔ باقی جو آپ کا من کرے وہ کرو، لیکن صرف اچھے کام کر کے۔ اور کیسا لگا افسانہ بتانا ضرور، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ناول میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔